Hi guys, welcome to Unacademy Law. My name is Neha Singh and I'm your educator for CLAT and other law entrance examinations. Guys, आज का जो हमारा topic of discussion है, it's going to be about the landmark judgment that gave us the basic structure doctrine, which is the case of Keshwanand Bharti versus State of Kerala. So हम उस case के बारे में आज discuss करने जा रहे हैं आज के session में. But before moving into our topic of discussion, a little bit about me. मैंने अपना LLM किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से in the year 2020. मैंने अपना BLLB किया है यूके देहरादून से in the year 2019. I was awarded with the Harding International Legal Scholarship for my LLM in UK. I'm a registered advocate with the Bar Council of India. मेरे पास teaching और mentoring experience है for about 4 years and I'm also a writer, editor and blogger. So like I said, हमारा topic of discussion है Keshwanand Bharti versus State of Kerala. So without further ado, let's delve into it. So we know that केशवानंद भारती का जो केस है ये लैंडमार्क केस जाना जाता है क्योंकि इसने हमें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया जो कि ये कहता है इन अ नटशेल कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पार्ट को अमेंड किया जा सकता है अनलेस कि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ टैम्पर ना करे, राइट? So Keshwanand Bharti का जो केस है it's a landmark case and the decision taken by Supreme Court it outlined the basic structure doctrine of the Constitution. ये जो judgment था ये 700 pages का judgment था which included a solution for both Parliament's right to amend laws and citizens' right to protect their fundamental rights. So यहाँ जो tussle था वो basically था citizens के fundamental rights के protection के बारे में and Parliament के right के बारे में about Parliament's right to amend laws. So that's what this particular case was about. That's what the whole tussle was about. और उसको लेकर के इस केस में एक बहुत ही interesting solution दिया गया जिसको हम basic structure doctrine के नाम से जानते हैं. So this case basically overruled the decision given in the case of Golaknath versus State of Punjab. Golaknath versus State of Punjab के केस में Supreme Court ने ये कहा था कि Parliament के पास हमारे पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता है पार्लियामेंट के पास पार्ट 3 को अमेंड करने का कोई पावर नहीं है ये कहा गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में the doctrine of basic structure was introduced to ensure that the amendments do not take away the rights of the rights of citizens which are guaranteed to them by the fundamental rights. तो ये structure this was introduced इसलिए कि पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है उस पावर को इस तरह से यूज ना किया जाए कि जो सिटीजन्स हैं उनके सबसे बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी उनसे छीना जा सके किसी भी तरह से. सो दैट्स व्हाट दिस केस वाज ऑल अबाउट. एक बार बहुत ही ऊपर से देखते हैं कि इस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के फैक्ट्स क्या थे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पेटिशनर थे केशवानंद भारती एंड अदर्स, रिस्पोंडेंट था यहाँ पे स्टेट ऑफ केरला. यहाँ बेंच बैठी थी लाइक वी नो 13 जजेस की बेंच बैठी थी. इट वाज द लार्जेस्ट बेंच जो अभी तक किसी भी केस के लिए बैठी है. इट कंसिस्टेड ऑफ तब के जो हमारे सीजेआई थे SM सिकरी और KS हेगड़े, AK मुखर्जी, YV चंद्रचूड़, KK मैथ्यू, AN रे, HR खन्ना, बहुत रिनाउंड जस्टिसेस की बेंच बैठी थी इस पर्टिकुलर केस में. फैक्ट्स देख लेते हैं ब्रीफली. फैक्ट्स देख लेते हैं क्या था केशवानंद भारती के केस में क्या हुआ था एग्जैक्टली. तो केशवानंद भारती जो थे ही वाज द चीफ पॉन्टिफ ऑफ द एडनियर मठ. ठीक है, वो a monastic religious institution located in Kasaragod district of Kerala. So केशवानंद भारती जो थे वो sort of चीफ पंडित थे इस पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के जो कि केरला में लोकेटेड था. केशवानंद भारती के नाम पे कुछ लैंड था जो वो ओन करते थे उस मठ के लिए. तो इस क्या हुआ कि उसके बाद केरला स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट पास किया 1969 में. इस एक्ट के हिसाब से द गवर्नमेंट कुड एक्वायर सम ऑफ द लैंड्स दैट बिलोंग टू द मठ. तो इस एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो कुछ लैंड एक्वायर कर सकती थी जो कि मठ के पास था या केशवानंद भारती के नाम पे जो लैंड था वो गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती थी. यहाँ पे हम ये एक बार याद कर लें कि हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं 1969 की हम बात कर रहे हैं तब जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट होता था. राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा उस टाइम पे फंडामेंटल राइट होता था जिसको 44th अमेंडमेंट से रिमूव कर दिया गया एज अ
फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो सिर्फ एक लीगल राइट है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट एनीमोर। बट जबकि हम बात कर रहे हैं 1969, उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट होता था। तो यहाँ 1969 के लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट में ये इस एक्ट में ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो अक्वायर कर सकती है किसी का भी लैंड। तो मठ का भी कुछ लैंड जो है गवर्नमेंट अक्वायर कर सकती थी। मार्च 1970 में केशवानंद भारती moved the Supreme Court under Article 32 of the Constitution. Sorry about that. Under Article 32 of the Constitution, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है। सो केशवानंद भारती ने 1970 में अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को टू इन्फोर्स द राइट्स दैट वर गारंटीड टू हिम अंडर फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो लाइक आई सेड, हम आर्टिकल 32, हम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का अगर हमें इन्फोर्समेंट कराना है तो हम आर्टिकल 32 अप्रोच करते हैं। और उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट था, इसलिए केशवानंद भारती ने आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया अपने राइट को इन्फोर्स करने के लिए। कौन कौन से राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए उन्होंने अप्रोच किया? आर्टिकल 25 जो बात करता है राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, आर्टिकल 26 जो बात करता है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के बारे में, आर्टिकल 14 जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, आर्टिकल 19(1)(f जो तब होता था विच गिव फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, एंड आर्टिकल 31 जो बात करता था कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। सो ये पांचों फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड थे, इनको एनफोर्स करने के लिए केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कंटेंशन दिया गया, पेटिशनर्स जो है केशवानंद भारती एंड अदर्स जो है उन्होंने ये कंटेंशन दिया कि validity of various amendments that were brought in by the parliament to nullify the effect of Golaknath versus state of Punjab। इस केस में जो कंटेंशन दिया पेटिशनर्स ने वो ये दिया कि उन्होंने सॉर्ट ऑफ चैलेंज की कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हुए थे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बाद, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हुए थे जिनकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया इस पर्टिकुलर केस में। तो द पेटिशनर्स इन पर्टिकुलर दे चैलेंज 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट एंड 29th अमेंडमेंट और उसकी वैलिडिटी। तो इन तीनों अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया ये बोलते हुए कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो पार्ट 3 ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है उसको अमेंड नहीं कर सकता। और उसके बाद ये तीनों अमेंडमेंट्स आए थे जिनकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। हम एक बार देख लेते हैं कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या हुआ था और इन तीनों अमेंडमेंट्स में क्या हुआ था, ठीक है। सो we are going to look into that in a moment, but please let me just give me like 2-3 minutes of your time so that I can tell you about Unacademy Plus। गाइज अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आई हाईली रेकमेंड कि ले लो, क्योंकि यहाँ आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे यू कैन रेज हैंड एंड यू कैन टॉक टू योर एजुकेटर इन लाइव सेशंस, यू गेट एक्सेस टू अनलिमिटेड क्विज़ेस, यू कैन आल्सो लॉन्च योर ओन क्विज, यू गेट एक्सेस टू लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस एनीटाइम एनीवेयर, यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ एजुकेटर्स एंड NLU alumni, you get access to national mock tests and sectional tests, you get access to weekly events just to know your exam topper strategies, annual experiences by faculty etc। CLAT 2022 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम वॉरियर्स बैच 2.0 लेके आ रहे हैं। 25 अगस्त से शुरू हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में 1 साल का बैच है। यहाँ आपको अगर आप प्लस स्टूडेंट हो या अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू गेट अ रेज अ हैंड फीचर जहाँ पे आप लाइव कम्युनिकेट कर सकते हो, वॉइस के थ्रू आप बातें करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो अगर आपके कोई भी डाउट्स है। So that's a feature। उसके अलावा you get 50+ additional mock tests and sectional tests। उसके अलावा you also get monthly current affairs and GK का compendium। इसमें आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस आयुषी राजपूत, लीगल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर दिव्य कुमार गर्ग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाएंगे मिस पूजा अमन, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस श्रुति सिंह और जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे मिस्टर प्रशांत पांडे। अगर आप CLAT 2023 के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए हम एस लीगल 2.2 नाम का कोर्स लेके आ रहे हैं। ये 27 अगस्त से शुरू हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, 2 साल का बैच है। इसमें भी आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। इसमें इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको मिस्टर कुशाल सिंह, लीगल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाएंगे मिस नीतू कमल, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर श्याम सराफ और जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे मिस्टर यश शर्मा। गाइस मेरा एक प्लस कोर्स चल रहा है, ये अगस्त 10 से शुरू हुआ है। इसका नाम है कंप्लीट कोर्स ऑन लॉ ऑफ टॉट्स। तो अगर आप CLAT कैटेगरी में जाके मेरे नाम के अंदर आप ये कोर्स सर्च करते हो तो आपको यू कैन फाइंड दैट इसकी क्लासेस होती हैं हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम 7 से 8 बजे। So if you are a plus subscriber, you are most welcome to my class। और अगर
you're thinking of taking a plus subscription, so you can use my code and you can get 10% off. वैसे अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो it costs you 28,000 रुपीज. अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो it costs you 90,250 रुपीज. अगर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो it costs you 3,500 रुपीज. So you can pick and choose whatever suits best for you. बट अगर इन सारे प्राइसेस पे अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, लॉयर आप मेरा कोड है, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है. लॉयर आप मेरा कोड इसलिए है गाइस बिकॉज़ इट्स इंस्पायर्ड बाय द फ्रेज suit up. So when somebody asks you to suit up, what they mean is get ready. So when I say lawyer up, I want you guys to get ready to become lawyers. Alright, we have also come up with know your exam feature, जहाँ पे हर दिन from 28th to 25th August हम अलग-अलग BLAT, PAT और ALAT, LSAT, SLAT, MHCET हर एक एग्जाम को हम एनालाइज करेंगे so that you get to know your law entrance examinations better and so that you can pick and choose what colleges you want to join और किस तरह से कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है वो आपको अच्छे से पता चले. So we are coming up with know your exam feature. It's going to be live on Unacademy app. We've also come up with live quiz feature जहाँ पे you can go on your Unacademy learners app self study के अंदर जाके आप टेस्ट के अंदर जाके live quiz में जा सकते हो, जहाँ you can either host a quiz and ask your friends to join or you can join a live quiz that your educators have scheduled for you. We are also coming up with championship mock for CLAT 2022. ये टेस्ट 22 अगस्त 2021 को होगा 2 बजे से संडे को. अगर आप इस टेस्ट में रैंक 1 स्कोर करते हो तो आपको 75% की स्कॉलरशिप मिलेगी 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पे. अगर आप रैंक 2 से 5 के बीच में स्कोर करते हो तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलेगी 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पे ऑफ Unacademy Plus. We also come up with Unacademy Law Aptitude Test, that is ULAT, हर फ्राइडे शाम 4 से 5. ये 60 मिनट्स का टेस्ट होता है, 60 क्वेश्चन for 60 marks. And there is also weekly T20 test, which is a quick 20 minutes revision test for your everyday practice. ये सेक्शनल टेस्ट होता है जहाँ पे मंडे को इंग्लिश का टेस्ट होता है, ट्यूसडे को कॉन्स का, वेडनेसडे को लॉजिकल रीजनिंग का, थर्सडे को लीगल एप्टीट्यूड का, फ्राइडे को करंट अफेयर्स एंड जीके का. एंड बोथ दीस टेस्ट्स आर ओपन फॉर एवरीवन. वी आल्सो कम अप विद द बग्स बाउंटी फीचर जहाँ पे इफ यू फाइंड एनी inappropriate content in any video you can report those, and if you are the first one to report any particular issue you can claim your prize. To know more about this you can check out our description box, वहाँ पे आपको और information मिल जाएगी. Also lastly guys, please subscribe to our channel Unacademy Law Show Your Love and leave your comments and let us know if you want us to do something differently, if you want us to cover a certain topic or discuss anything. Just give us your constructive feedback and we are going to take that into consideration for sure. And please like karo, share karo हमारे videos को so that we get to know that you're actually enjoying, you're actually liking our content and it motivates us to do more. Alright, so coming back to our topic of discussion जहाँ मैंने कहा था कि अब हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या कहा गया था एंड ऑल्सो जो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की वैलिडिटी चैलेंज की गई थी 24th, 25th और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की वैलिडिटी चैलेंज की गई थी. हम उनको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं. सो बेसिकली गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था. सुप्रीम कोर्ट का स्टांस ये था कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है to amend part 3 of the constitution so as to take away or abridge the fundamental rights. ये इस केस में डिसाइड किया गया था और ये कहा गया था कि आर्टिकल 13 जो कि जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, आर्टिकल 13 जो कोर्ट्स को पावर देता है जुडिशियल रिव्यू करने की कि कोई भी अमेंडमेंट्स या कोई भी लॉज जो आ रहे हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं हो, ये पावर कोर्ट्स को दी जाती है अंडर आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू करने की. तो ये जो आर्टिकल 13 है इट विल अप्लाई टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ये जो है इस केस में डिसाइड किया गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में. ठीक है, उसके बाद 1971 में 24th अमेंडमेंट एक्ट आया. उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो है वो पावर में थी और यहाँ आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट्स किए गए. आर्टिकल 13 जैसा मैंने ऑलरेडी बताया जुडिशियल रिव्यू की बात करता है और आर्टिकल 368 जो है वो बेसिकली बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये आर्टिकल स्पेसिफिकली बात करता है कि कैसे पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या पावर है पार्लियामेंट के. सो इस दोनों आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 13 के अंदर क्लॉज 4 ऐड किया गया और आर्टिकल 368 के अंदर क्लॉज 3 ऐड किया गया और इसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 13 जो है आर्टिकल 368 में हुए किसी भी अमेंडमेंट पे अप्लाई नहीं होगा. नथिंग इन दिस आर्टिकल, नथिंग इन आर्टिकल 13 shall apply to any amendment of constitution under article 368. यानी आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो आर्टिकल 368 पे अप्लाई नहीं होगा. यानी
आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट जब अपने पावर यूज करके अमेंडमेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट करेगा उस पे जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं होगा कोर्ट्स का। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में ऐड किया गया। और सिमिलरली इसको सॉर्ट ऑफ डेडलॉक करने के लिए आर्टिकल 368 में भी क्लॉज 3 ऐड किया गया, जिसमें ये लिखा गया कि nothing in article 13 shall apply to any amendment made under this article. So आर्टिकल 368 के अंदर जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे उस पे आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। सो आर्टिकल 13 में बोला कि ये आर्टिकल 368 पे अप्लाई नहीं होगा, और आर्टिकल 368 में ये बोला कि 368 पे आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा, देयरफॉर क्रिएटिंग अ डेड एंड सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि कहीं से भी आर्टिकल 13 पार्लियामेंट जो भी अमेंडमेंट्स करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 उस पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई ना हो पाए, आर्टिकल 13 अप्लाई ना हो पाए। ये 24th अमेंडमेंट 1971 में हुआ था। उसके बाद 25th अमेंडमेंट आया 1972 में, जिसमें आर्टिकल 31C इंक्लूड किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। So आर्टिकल 31 लाइक वी ऑल रिकॉल, आर्टिकल 31 जो है अभी भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, जो कि करता था उस टाइम तक, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बताता है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 31C ऐड किया गया, जिसमें बेसिकली ये हुआ कि कुछ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ डीपीएसपीज को सुप्रीमेसी देने की कोशिश की गई। ठीक है, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं उनको सुप्रीमेसी देने की कोशिश की गई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। पर्टिकुलरली आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C जो कि बेसिकली बात करता है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू बेस्ट सबसर्व द कॉमन गुड। आर्टिकल 39B जो है वो बात करता है कि जो भी रिसोर्सेज मटेरियल रिसोर्सेज होंगे कम्युनिटी के, उनका ओनरशिप और कंट्रोल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए कि वो कॉमन गुड के लिए हो। और आर्टिकल 39C जो है वो ये बात करता है कि जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है इट शुडंट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कुछ लोगों के पास सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए वेल्थ का। तो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C जो है ये डीपीएसपीज हैं जो कि ये बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया कि इन दोनों के ऊपर जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं होगा। ये दोनों 39B और 39C को ध्यान में रखते हुए जो भी पॉलिसीज, जो भी लॉज फॉर्म होंगे, जो भी पॉलिसीज, जो भी लॉज फॉर्म होंगे, उन पे जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं लगेगा, ऐसा इस 25th अमेंडमेंट में कहा गया। ठीक है, ऑल्सो इट वॉज डिसाइडेड दैट आर्टिकल्स 14, 19, 31 विल नॉट बी अप्लाई टू एनी लॉ। सो ये इन दोनों के लिए जो भी लॉज बनाए जाएंगे उन पे आर्टिकल 14, 19 और 31 नहीं लगेगा। राइट, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे मटेरियल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, इकोनॉमिक सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो अगर प्रॉपर्टी अगर है किसी की और अगर उस पे कोई मटेरियल रिसोर्सेज हैं तो उसको किस तरह से किसका कंट्रोल होगा उसके ऊपर, किसकी ओनरशिप होगी, ये स्टेट उस पे लॉज बनाएंगे। ऑल्सो अगर किसी की प्रॉपर्टी है यानी इकोनॉमिक अगर किसी का गेन हो रहा है तो जस्ट सो कि वो कॉन्सेंट्रेट ना हो कुछ लोगों के हाथ में, तो उसके लिए भी स्टेट के पास पावर है लॉज बनाने की। और ये लिखा गया कि इन लॉज के ऊपर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है, और आर्टिकल 31 ये जो है इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सो दिस वाज व्हाट वाज गिवन इन द 25th अमेंडमेंट। और 29th अमेंडमेंट में बेसिकली क्या था कि जो केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो कि केशवानंद भाटी के केस में जिनको चैलेंज किया गया है उनको 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था। 9th शेड्यूल गाइस बेसिकली सारे लैंड रिफॉर्म एक्ट्स जो हैं वो 9th शेड्यूल के अंदर है। और इन जो 9th शेड्यूल है इसके ऊपर पहले जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं लगता था। तो कोर्ट्स जो हैं जो भी सारे लॉज 9th शेड्यूल के अंदर हैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। बट आगे चल के कुछ केसेस में ये चीज अब डिसकंटिन्यू हो गई है, अब 9th शेड्यूल पे भी जुडिशियल रिव्यू का पावर लगता है। बट हाँ, उस टाइम पे केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था सो दैट उसमें जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं लग सके। इट मेंट दैट द मैटर्स रिलेटेड टू केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट विल बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ जुडिशरी टू ट्राई। सो ये जो है 29th अमेंडमेंट में हुआ गया था। सो ऑल दीज 3 अमेंडमेंट्स, 24th अमेंडमेंट जो हर तीनों जगह पे आप देखो तो जुडिशियल रिव्यू के पावर को कम करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू पावर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पावर है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। सो
24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और 29th अमेंडमेंट तीनों को चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। सो लाइक आई सेड, इसमें इश्यूज क्या थे, वेदर द फॉलोइंग 24th, 25th, 29th अमेंडमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। उसके बाद दूसरा इशू इसमें ये था, the extent to which parliament can exercise its power to amend the constitution, किस extent तक parliament जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। लाइक आई सेड, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में इस पावर को काफी नैरो डाउन कर दिया गया था कि पार्लियामेंट जो है पार्ट 3 को टच ही नहीं कर सकता, पार्ट 3 में कुछ भी अमेंड कर ही नहीं सकता पार्लियामेंट, ये कहा गया था। सो इसी चीज को यहाँ रिकंसिडर करने की बात हुई थी कि किस एक्सटेंट तक पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये दूसरा इशू था। तीसरा इशू था, was the power of parliament to amend the constitution unlimited? क्या पावर पार्लियामेंट का to amend the constitution unlimited है? In other words, क्या पार्लियामेंट ऑल्टर, अमेंड, एब्रोगेट कर सकता है कोई भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इवन टू द एक्सटेंट ऑफ टेकिंग अवे ऑल फंडामेंटल राइट्स? ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो डिसाइड करना था इस केस में कोर्ट को कि क्या अनलिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, और अगर क्या पार्लियामेंट चाहे, अगर उसकी पावर अनलिमिटेड है, तो क्या वो किसी भी पार्ट को वो ऑल्टर अमेंड कर सकता है इस तरह से कि क्या सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स भी छिन जाए? क्या इस तरह का भी अमेंडमेंट पावर है पार्लियामेंट के पास? तो ये कुछ इश्यूज जो हैं वो इस केस में हाईलाइट किए गए थे। तो यहाँ इस केस में जो पेटिशनर्स थे, केशवानंद भारती की तरफ से जो लॉयर्स थे एंड केशवानंद भारती जो पेटिशनर थे, उनकी तरफ से कंटेंशंस ये थे कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वे दे वांट as they have a limited power to do so। इनका कंटेंशन था कि पार्लियामेंट का पावर जो है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को वो लिमिटेड है। पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय चेंजिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। आप तो पेटिशनर्स ने ये बोला कि आप जो भी अमेंड करो, आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, एंड ऑल्सो आपके पास जो पावर है, जो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो बहुत लिमिटेड पावर है। ये आर्ग्यू किया गया कि 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो वायलेट करते हैं आर्टिकल 19(1)(f) राइट टू प्रॉपर्टी की जो बात करता है आर्टिकल, वो उसको वायलेट करते हैं। Fundamental rights are rights available to citizens of India to ensure freedom, and if any constitutional amendment takes away such right, then the freedom which is ensured under the constitution to its citizens will be deemed to be taken away from them। इन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन्स को फ्रीडम देते हैं, और अगर हम इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दें तो हम इन सारे फ्रीडम को सॉर्ट ऑफ छीन लेंगे लोगों से, राइट। सो इन्होंने कहा कि 24th और 25th अमेंडमेंट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर फ्रीडम पे 19(1)(f) के अंदर जो फ्रीडम है उसको इट्स टेकिंग अवे। ठीक है, सो ये पेटिशनर के कंटेंशन से। देखते हैं रिस्पोंडेंट के क्या कंटेंशन से। इस केस में रिस्पोंडेंट जो है वो स्टेट था, स्टेट ऑफ केरला जो है वो रिस्पोंडेंट था। सो यहाँ पे स्टेट का कंटेंशन ये था कि supremacy of parliament is the basic principle of the Indian legal system, and so the parliament has the power to amend the constitution unlimitedly। इन्होंने बोला कि हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में बेसिक प्रिंसिपल है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट जो है वो सबसे ऊपर है, और इसीलिए पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अनलिमिटेडली अमेंड करने की। नाउ वी नो कि पार्लियामेंट सबसे ऊपर नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, राइट। बट इस केस में ये कंटेंशन दिया गया कि सबसे ऊपर जो है पार्लियामेंट है, और इसलिए पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। State also contended कि in order to fulfill its socio-economic obligations which have been guaranteed to the citizens of India under the preamble, it is important that the parliament exercises its power to amend the constitution without any limitations। यहाँ जो respondents हैं उन्होंने ये भी contend किया कि क्योंकि स्टेट की ड्यूटी होती है सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने की, तो ये सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन स्टेट तभी फुलफिल कर सकता है अगर स्टेट के पास पावर हो या पार्लियामेंट के पास पावर हो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का बिना किसी लिमिटेशन के। अनलिमिटेड पावर अगर हो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पार्लियामेंट के पास, तभी स्टेट अच्छी तरीके से अपना सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर सकता है, जो कि प्रियम्बल के अंदर गारंटीड है कि स्टेट को करने हैं। ठीक है, सो ये जो है रिस्पोंडेंट के कंटेंशन से। जजमेंट इसमें क्या था? सो जजमेंट जो है लाइक आई सेड 13 जजेस की बेंच बैठी थी, और बहुत ही माइन्यूट मतलब 7:6 के रेशियो से ये जजमेंट दिया गया इस केस में कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू फुलफिल इट्स सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस गारंटीड टू द सिटीजंस अंडर प्रियम्बल।
subject to the condition that such amendment won't change the basic structure of the Indian Constitution. ठीक है, so यहाँ बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की गई पार्लियामेंट के पावर और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के बीच में। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास डेफिनेटली बहुत सारा पावर है कि वो अगर उनको सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस अपने फुलफिल करने हैं तो वो पार्लियामेंट के किसी भी पावर को किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं। ये पावर है पार्लियामेंट के पास, बशर्ते कि उस अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब एक बार देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। सो इस पर्टिकुलर केस से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास लिमिटलेस पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट to the condition that such amendments should not change the constitution's basic structure. Basic structure नहीं change होना चाहिए। Basic structure क्या है हमारे constitution में, ये इस bench ने mention नहीं किया, although it was left to be interpreted by courts on a case to case basis. So on a case to case basis जो है ये चीज decide होती है। For example हमारा जो federal structure है, यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो पावर डिवाइडेड है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सेक्युलरिज्म जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको चाह के भी चेंज नहीं किया जा सकता। ये आने वाले आगे के केसेस में इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स में ये डिसाइड हुआ। सो दिस वाज लेफ्ट ऑन कोर्ट्स टू डिसाइड ऑन अ केस टू केस बेसिस कि क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस वाज सब्सिक्वेंटली लेड डाउन इन सेवरल जजमेंट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। सब्सिक्वेंटली अलग-अलग जजमेंट्स में फिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताया सुप्रीम कोर्ट ने। The court contended that the term amend mentioned in Article 368 doesn't imply amendments that can alter the Constitution's basic structure. Obviously, again reiterating the same thing, Article 368 के अंदर जो amend करने का power है पार्लियामेंट के पास, वो basic structure को alter करने तक extend नहीं होता। Basic structure को आप alter नहीं कर सकते। If the Parliament intends to make an amendment with respect to a constitutional provision, such an amendment would necessarily have to undergo the basic structure test. कभी भी अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में, तो वो सारे अमेंडमेंट्स को दे विल हैव टू अंडरगो द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट। यानी हर अमेंडमेंट को करने से पहले ये बेसिकली मतलब देखना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर तो नहीं कर रहा। सो ये जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था। ठीक है, so that was all about Keshwanand Bharti versus State of Kerala, guys, and also the doctrine of basic structure. So that was that. I hope it was useful. The whole information that was given in this particular session was useful. Guys, अगर आप YouTube पे हमारी क्लासेस को पसंद करते हो तो I urge you कि प्लीज एक बार हमारा जो अनअकैडमी लर्नर्स ऐप है उस पे जो स्पेशल फ्री क्लासेस अवेलेबल होती हैं उसको भी ट्राई करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ऑल्सो फ्री क्लासेस हैं गाइस, सो इट्स नॉट हर्टिंग एनीबडी। यहाँ द क्लासेस आर रियली इंटरैक्टिव। वहाँ पे पोल्स कंडक्ट किए जा सकते हैं विच मेक्स द क्लासेस मोर इंटरैक्टिव एंड फन एंड इन्फॉर्मेटिव। ऑल्सो आप नोटिफाई आपको किया जाएगा अबाउट अपकमिंग क्लासेस एंड ऑल्सो आपको रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे क्यूरेटेड जस्ट फॉर यू, सो यू नेवर मिस अ क्लास। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड लेक्चर नोट्स एंड यू कैन गेट एक्सेस टू रिकॉर्डेड सेशंस, or you can access these classes anytime, anywhere, on any of your devices. So it's definitely worth a try. अगर आपको मेरी भी फ्री क्लासेस, मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल है अनअकैडमी ऐप पे। आप क्लैट कैटेगरी के अंदर जाके मेरा नाम अगर सर्च करो नेहा सिंह, तो आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी। So you can go and check those out also. So I highly recommend कि please just check out our free classes features on Unacademy Learners app. And with that, thank you so much for joining, guys. I hope you found this video useful. I had a lot of time, I had a lot of fun sharing all this information with you guys. If you did find it useful, please like कर देना, subscribe, share कर देना इस वीडियो को, and also subscribe to Unacademy Law. And thank you so much for joining. Thank you so much for your time. Take care, guys. Bye bye.